ऑफ प्रोग्रेसिव कंट्री, क्या चेंजेस लेके आए हैं इन दिस पॉलिसी? विजन तो ये है कि ये इंडिया सेंट्रिक होगी, हर एक कोई पढ़ा लिखा हो इंडिया में। जोर दिया गया है वो स्किल एजुकेशन पे है, वैल्यू एजुकेशन पे है। इंटरनेशनलाइजेशन वो किस तरीके से हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं? भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व में द्वितीय स्थान पर है। इंडिया इज ऑल्सो नोन for providing good quality education at an affordable price. It is a very welcome step. बहुत ही futuristic vision है Indian government का. It will take a few years. We will eventually reach there. We don't have to worry about wealth. वो झक मार के आएगी. हमारी NEP पॉलिसी इज आउट, क्या चैलेंजेस हैं? NEP का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है 2024 तक अप्लाई करना है। पहला स्टेज है जहाँ से ना अपनी मातृभाषा बोलने का मुझे मौका मिला। हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, आज भी हमारा देश सोने का हाथी है। वैसे मुझे तो पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं था, पर हम सब जानते हैं कि बिना पढ़ाई के कुछ हो नहीं सकता। ये हर बच्चे की यही कहानी है कि पढ़ना पसंद नहीं होता, मगर जब हम बड़े होते हैं ना फिर हमें उस एजुकेशन की अहमियत समझ में आती है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम सब एक सक्सेसफुल मकाम पर तभी पहुँचे हैं, उसके पीछे जो हमारी एजुकेशन है उसका ही हाथ है। So let's begin with our very first session on education, and the name is Transforming the World. I would request our moderator, Ms. Ruhi Dhingra, to come onto the stage. She is a career coach and analyst, founder and CEO Raising Brands, Euphoria Career Guidance. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस रूही ढींगरा का। Now I would request our first panelist, Dr. Ajay Rana. He is an educationist, teacher, innovator, strategist, philanthropist, Director General, Amity University, and former Vice Chancellor, Shobhit University. We welcome you, sir. Welcome. A very warm welcome, sir. So the next panelist is Dr. Veena Bhalla. I am very proud because whenever I get an opportunity to introduce a women leader, I feel more than proud. She's a consultant, D.Y. Patil University, and former Joint Secretary, AIU. We welcome you, ma'am. The next panelist is Dr. Diya Dutt. She's an advisor, Association of Indian Universities, and former Deputy Director, United States India Educational Foundation. We welcome you, ma'am. Last but not the least, we welcome Mr. Jasbir Singh, who is a founder and strategy lead, Anand Consultant Private Limited. और आज यहाँ सभी पैनलिस्ट बात करेंगे कि एजुकेशन को किस तरह से एक ऊंचे मकाम पर लेकर जाया जा सकता है। अब तो NEP भी लागू हो रहा है, नई नई चीज़ें एजुकेशन में आ रही हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कुछ और किया जा सकता है कि हमारी जो देश के भविष्य है, हमारे बच्चे, वो आगे चलकर देश का नाम रोशन करें और भारत को दुनिया के एक ऊंचे मकाम पर पहुंचा सके। क्योंकि हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, तो मैं और नीति आपसे इजाज़त चाहेंगे। ओवर टू यू मैम। Thank you, Niti. Heartily welcome everyone. And first of all, I'll just request everybody a big hand of applause for V Media and Balinder ji, जिन्होंने ये प्रोग्राम का आज आयोजन किया है. A loud hand of applause, please. गूंजनी चाहिए आवाज़. Thank you so much. Heartily welcome to all the panelists. Thank you, Balinder ji. एक opportunity देने के लिए मुझे, आपने इतने एजुकेशन के जो पिलर्स हैं उनके साथ बातचीत करने का जो मुझे आज एक अवसर मिला है उसको देने के लिए थैंक यू सो मच। सो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। द
टॉपिक ऑफ टुडे इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम बात करने चाहेंगे आज एजुकेशन में। हम सब जानते हैं कि बहुत सालों के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हमारी कंट्री में ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर या ओवरऑल अगर हम बात करें हो रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एक कोर हाथ है प्रोग्रेसिव लेके जाने का कंट्री को, वो हम समझते हैं कि एजुकेशन का है। एंड आई बिलीव आप लोग उस पर अग्री करेंगे, और आप उसी बैकग्राउंड में हो जहाँ पॉलिसी मेकर्स हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देख रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो। सो आज हम डिस्कशन उसी के अराउंड करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं वीना भल्ला मैम से करना चाहूँगी। वीना जी, आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल रहा है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करने में। आपने उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है एक नई पॉलिसी लाने का कि हमारा कैसा एजुकेशन सिस्टम आने वाले टाइम में होना चाहिए, डिज़ाइन स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड फॉर प्रोग्रेसिव कंट्री। तो मैम, हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था उसको नज़र में रखते हुए क्या चेंजेस लेके आए हैं इन दिस पॉलिसी, थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके लिए ये जो मेन इसमें है विज़न तो ये है कि ये इंडिया सेंट्रिक होगी। इंडिया को कैसे ही बहुत मजबूत बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स को ऐसे किया जाए कि इंडिया के बारे में सब कुछ जाने और बहुत मजबूत पॉलिसी बने ये। इसके लिए पहले कॉलोनियल रूल होता था और उसमें जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो पढ़ते थे। अब इंडियन में उसके बाद सारा इंडिया में जब से इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ 1947 से लेके अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 75 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है। उसके लिए ये आम लोगों तक एजुकेशन पहुंचने लगी है और उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पॉइंट्स आए हैं जिससे हम एजुकेशन को बहुत मजबूत बना सकते हैं और हर एक पर्सन के पास एजुकेशन पहुंचे, हर एक कोई पढ़ा लिखा हो इंडिया में। इसके लिए मेन प्रयत्न किया जा रहा है। तो उसके लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर भी बदला है और हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों का। तो अब कोशिश करेंगे आगे, अगर आप जी जैसे कहीं स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको करिकुला के बारे में भी बताऊंगी अभी। तो इसके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत है और बहुत बढ़िया पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उससे पहले भी थी, परंतु अब आज के हालात को देखते हुए कैसा होना चाहिए इंडिया को, उसके हिसाब से इसको चेंज किया गया है। बिल्कुल मैम, इसका कोई स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन जो चेंज हुआ है, थोड़ा सा उस पर आप बताएंगे। एक्चुअली स्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन का भी चेंज हुआ है और उसके बाद हायर एजुकेशन का भी चेंज हुआ है। पहले स्कूल एजुकेशन 10+2 होती थी, अब स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 होने लगी है। उसमें ये जो एजुकेशन है उसमें 3 साल आंगनबाड़ी के होंगे जो बच्चा वैसे ही पढ़ेगा, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड स्कूल में करेगा तो 5 साल हो गए। उसके बाद 3 साल में 3rd 4th 5th, फिर 3 साल 6th 7th एंड 8th, और उसके बाद 4 साल 9th 10th 11th एंड 12th। ऐसा हो गया है स्कूल का स्ट्रक्चर और बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें बच्चा अपने हिसाब से पढ़ सकता है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में बड़े चेंजेस आए हैं। पहले बहुत मल्टीपल एंट्रीज हैं, मल्टीपल एग्ज़िट हैं हायर एजुकेशन में। पहले 3 साल का बीए होता था, अब 4 इयर्स का हो गया है। और उसके बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि 1 साल पढ़ने के बाद बच्चा सर्टिफिकेट ले सकता है कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से, और 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री और 4 साल के बाद ऑनर्स डिग्री। और जो एमफिल है वो तो बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू हो गई है, और उसके बाद पीएचडी और इंटीग्रेटेड एमए जो है वो भी 5 साल के बाद है। 4 साल के बाद 1 साल की एमए करे अगर कोई इंटीग्रेटेड एमए में एडमिशन लेता है तो ये सारे चेंजेस आए हैं और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और मेन जो जोर दिया गया है वो स्किल एजुकेशन पे है, वैल्यू एजुकेशन पे है, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा पहले कैसे होता था, कैसे हमारे वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा हमें देना चाहिए इंडिया में, ताकि बड़े बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग बन सके आगे जाके और इंडिया को बहुत आगे लेकर जाएं। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव।
कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सच में एक नई दिशा की तरफ है और आई बिलीव हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जैसे आपने बोला स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, तो दैट मीन्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़्यादा रहेगा। सो Yes. इट्स ग्रेट टू नो। थैंक यू सो मच मैम। आपके पास वापस आते हैं। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी दिया मैम से। डॉक्टर दिया, आप जैसे यूएस, ब्रिटिश काउंसिल और बहुत अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुकी हैं, और हमारे यहाँ पे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन टीचिंग पैडागॉगी, अगर हम बात करें इन फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के लिए बात करें, रादर मैं ये बोलूँगी शायद ये ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं। सो मैम, आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये आज की डेट में अगर हम बोलें ग्लोबल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, बाकी कंट्रीज़ की जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या उसके दरमियान एक ब्रिजिंग है, उसके लेवल पे है, या इंटरनेशनलाइजेशन जो हम बोलते हैं वो किस तरीके से हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं? भारतीय होने का हमें बहुत गर्व होना चाहिए, बिकॉज आज भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व में द्वितीय स्थान पर है। After China, it is India and then the US. So we should be very proud of our higher education system. India is also known for providing good quality education at an affordable price. और इसकी वजह ये है बोलने का, क्योंकि US जो कि हम preferred destination है, वहाँ पे हालांकि education है तो बहुत बढ़िया, but students जब graduate करती हैं वहाँ से, तो there's a huge student debt. When it is estimated that it's $1.3 trillion debt, currently accumulated student debt in the US. I mean, which is huge. Whereas in India, there is potential for not only a good quality education, but at an affordable price. So मैं ये मानती हूँ कि भारत में क्षमता है बेहतर शिक्षा का और लोगों को, बाहर के लोगों को दिखाने का कि क्या बेहतर शिक्षा हो सकता है. So to be a leader in the world. बिल्कुल. And the third thing is India is a leader in frugal innovation. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हॉलीवुड मूवी जो है ग्रेविटी, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर देन द इंडियन मिशन टू मार्स. So I mean that is very very creditable. So आपका जो सवाल आता है about mobility, definitely what Dr. Bhalla mentioned about all the reforms that have been brought into academic bank of credits, the flexibility, the 4-year bachelor's program, that will make the transitions also very easy. And the last thing that I would like to say that there is a mutual recognition of qualifications which is also underway. United Nations has kind of approved a draft treaty. India is not signed it yet, but that is again going to make mobility very very easy between India and other countries. But from my point of view, I think India should be the destination for attracting foreign students and not the other way around. True. I believe ma'am will soon have this. Coming to Dr. Ajay ji. Ajay sir, since you are coming from university portfolio, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम अगर आज की डेट में बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन, और हमारी NEP पॉलिसी इज़ आउट एंड हम उस पर बहुत ज़ोरों से लगे हैं, सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स उसको देख रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ उसको इम्प्लीमेंट नॉर्मली कर पा रही हैं या क्या चैलेंजेस हैं, प्लस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? बिकॉज अभी तक जो हम उसकी बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, वो एक हमारे टॉप लेवल पे है, एग्जीक्यूशन लेवल पे है, बट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं फ्लिकर करेगा कि हम पहले एक पैटर्न पे बच्चे को पढ़ाते आ रहे हैं, अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्रेडिट्स होंगे, एक्सेप्टेंस होगी. तो आप थोड़ी सी अगर हमें ये बताइए, बीइंग एज a person who's being related to parents, students and university head position पे, कि हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और एज अ स्टूडेंट और पेरेंट्स क्या प्रोस्पेक्टिव है उसकी एक्सेप्टेंस का?
Thank you, Ruby ji, to provide this opportunity. मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोफेसर अविनाश जी ने यहाँ बुलाया, जो आज से नहीं एज अ गुरु, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दाहू खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बनाए दिखाए और द चर्निंग। सो हमें जो बनाने वाले हैं वो हमारे प्रोफेसर अविनाश जी हैं, जो हमारे फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने एक अमेठी को अमेठी बनाया और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो मकाम दिया जहाँ बहुत से कंबाइन 3 वर्ड मिलके, बिकॉज मैं भी वहीं से पास आउट हूँ, कि वो आज भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं दे पाए। तो जो आपने NEP 2020 का बोला, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है मिशन, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मैम ने कहा कि जो अमेरिका में डेफिसिट है वो क्यों हम लोगों को ये पॉलिसी बनानी पड़ी, क्यों हम लोग इतना हमने रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए, बट क्या उसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या मकाम है, क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में जाके भी इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो हमारी गवर्नमेंट का है, जिन्होंने हमें मकाम दिया। तो मेरा सौभाग्य कि मैं CBSE में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ जब NEP 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई की, और उस टाइम यही चैलेंजेस था, क्यों करें। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो जिस कैब में मैं जा रहा था, उस कैब, मैं कोट कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कहीं भी, तो वो लड़का जो है वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा था, और वो वहाँ बिकॉज फ्रेशर पास आउट हुआ, सोचा कि वहाँ जाके जॉब करूँगा, ये करूँगा, बट उसको परमिट नहीं किया गया क्योंकि उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। क्रीम को तो हर कोई उठा लेता है। कोई आदमी बोले कि मेरा बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ, जो हमने NEP 2020 किया, बहुत से लोग बोलते हैं मेरा बेटा IITs में गया, IIMS में गया, बट IIT में जाता कौन है? मैं अगर किसी से पूछूं, मेरे सामने ये बच्ची बैठी है, या मैं जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे IITs और IIMS में हैं, वो कौन जाता है? क्या बहुत ब्रिलियंट? सॉरी। आउट ऑफ द बॉक्स? सॉरी। जिनके माँ बाप 5वीं क्लास से सपने देखते हैं ना कि मेरा बच्चा IAS बने, मेरा बच्चा IIT में जाए, वो 5वीं क्लास से ही प्रिपरेशन करता है। एक्सेप्शनल्स ऑलवेज कंसीडर्ड। कुछ भगवान जो है कुछ लोगों को ऐसा माइंड देता है कि उनको कभी भी मौका मिले वो वंडर्स कर देते हैं, बट हर IAS 4 दिन पढ़ के, ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ के IAS नहीं बनता। बिल्कुल। उसके अंदर एक ललक होती है, एक जुनून होता है। वही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा, मिशन रहा, पैशन रहा, जुनून रहा कि मेरे जो बच्चे बाहर जाते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है। मैम ने कहा 5+3+3+4 आपके पास एजुकेशन सिस्टम, उसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करे। पहले कहा जाता था ना, शेर को पकड़ने के लिए बकरे की बलि देनी पड़ती है। आज के ज़माने में क्या है, मोबाइल ऐप इतने स्मार्ट हैं कि आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो कि वो कितने कदम दूर हमसे है। तो जो हमने पॉलिसी बनाई उसमें कोई ऐसा नहीं, बस ये है कि जो माँ बाप हैं, जो गरीब हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें, उनको खाना मिले, ब्रेकफास्ट मिले, उसको हम रिकॉग्नाइज करें कि 5 साल तक मातृत्व भाषा कौन से नहीं पढ़ाते। आज मुझे बड़ा घमंड है ना, यू आर द फर्स्ट स्टेज, मैं फॉर्मर वाइस चांसलर रहा, बहुत टॉप, पहला स्टेज है जहाँ से ना अपनी मातृभाषा में बोलने का मुझे मौका मिला। मुझे रूबी जी थैंक यू। बहुत बार मातृत्व भाषा का मतलब क्या होता है, यही तो मोदी जी ने कहा है। जब मैं अमेरिका जाता हूँ, मैं सिंगापुर जाता हूँ, वहाँ जाके लोग बाग ना डस्टबिन खोजते हैं, और जैसे इंडिया आया वो देखो सामने स्टेज के पास, वहाँ कोई नहीं देखता, वहाँ कोई ध्यान नहीं करता। सो NEP का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मैं जो मैम ने बोला, आपने तो मैम बनाया है, और जो मैम ने कहा कि क्या होगा, मैंडेट क्या है, मैंडेट हमारे पास कुछ नहीं है, 2024 तक अप्लाई करना है। और मोदी जी के साथ सबसे बड़ी बात क्या है,
भाई तुम मानो या ना मानो तुम्हें अप्लाई तो करना पड़ेगा. सो वी हैव नो इफ एंड बट्स. तो 2020-24 तक सबको अप्लाई करना होगा. और अब वो सिस्टम चला गया कि लेटर एडमिशन मिलता था सेकेंड ईयर में. अब बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही बोलेगा कॉलेज में जाके मैं आपसे हैप्पी नहीं हूँ, मैं दूसरे कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद भी आपके कॉलेज में हैप्पी नहीं हूँ, मैं प्री फाइनल ईयर में भी आपसे हैप्पी नहीं हूँ. एंड दैट इज़ अबाउट द क्रेडिट ट्रांसफ़र जो हमने आपका लॉक कर दिया है. वो आपके क्रेडिट मैपिंग ज़रूर होंगे जो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है. जितने आप सिंगापुर चले जाओ या आप जो है दुबई चले जाओ, यूएई चले जाओ, वहाँ बच्चा 10वीं क्लास पढ़ने के बाद स्किल डेवलपमेंट की तरह मूवमेंट करता है. तो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जब पूछेंगे तो एक सिर्फ और सिंपल एक पॉइंट है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो है 10+2+3+2. प्लीज़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए 10+2 का मतलब है कि आपको 10 साल की एज आपकी एटलीस्ट हो, 11 साल 12 साल हो, आप 10th का एग्ज़ाम दे सकते हो. कोई आपसे नहीं पूछेगा आप 1 to 8 तक पढ़े नहीं पढ़े, 9 तक पढ़े नहीं पढ़े. 10+2 का मतलब है कि आपको 1 साल गैप देना होगा. मैं एज ए लेमैन मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी मैम इसमें बहुत सारे क्लोज हैं वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट 10+2 मतलब 12th में आने के लिए आपको 1 साल का गैप देना होगा. दैट्स वाई कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फॉरेन एजुकेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे 11th के मार्क्स नहीं मांगती. आज मांग लेना तो पता नहीं कितने लोगों का एडमिशन ही ना हो, तो फिर वो सीधा 12th मांगते हैं जी. 3 मीन्स आप एक स्टैंड करते हैं और 3 साल बाद बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ. तो मिनिमम ग्रेजुएशन लेने के लिए आपको 3 साल का रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. दैट्स वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 3 साल की है जी. और पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारे यहाँ मिनिमम है, मिनिमम दैट इज़ फॉर 2 ईयर्स. तो आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपको 2 ईयर्स चाहिए. अब हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री जाते हैं, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कहाँ भी जाते हैं यूरोप में, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होता है 10+2 ठीक है +4. वहाँ पे मिनिमम अंडर ग्रेजुएट जो होगी वो 3 ईयर्स नहीं है, वो 4 ईयर का है. अब यही गवर्नमेंट ने प्लान किया कि जब मेरा बच्चा बाहर जाता है 1 साल क्या करेगा, 1 साल का उसको बेनिफिट मिलना चाहिए. तो जो बच्चे इंडिया में जो हमने बीए ऑनर्स स्टार्ट किया, अब ये नहीं कि हमने नॉर्मल बीए ख़त्म कर दिया, नॉर्मल बीए आज भी है, बट बच्चा बाहर जाना चाहता है, उसको बाहर मूवमेंट करना है, वो इंडिया में 1 साल जॉब करे, वापस लौटे कि मुझे 1 डिग्री और चाहिए या मुझे ऑनर्स में चाहिए, तो वो उसी यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से 1 साल स्पेंड करके तो फॉरेन कंट्रीज़ अब उसको ऑन द स्पॉट जॉब देंगी. सो दैट इज़ अ मिशन. मेरे जितना आपने देखा कनाडा देखो सारे इंडियंस भरे, सिंगापुर में देखो आप, इंडोनेशिया में देखो आप, वहाँ के तो पार्लियामेंट में मेंबर्स हमारे हैं 27%. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ डिफरेंट नहीं है, बस शर्त ये है कि जो हमारे अभी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में जो मिशन है कि उसको देखना कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स कहाँ लॉस्ट. और हम लोग एक बात मैं और बोलूँगा विद द परमिशन टू द चेयर, लोग बाग कहते हैं ना कि हमारा देश गरीब था, सोने की चिड़िया था. पता नहीं कहाँ आप लोग कह रहे हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, आज भी हमारा देश सोने का हाथी है. सिंगापुर में और आप अमेरिका में कंपेयर करो हमारे देश को. अमेरिका में 93% लोग टैक्स देते हैं और 93% टैक्स देने के बाद सिर्फ 7% टैक्स नहीं देते. सिंगापुर में 99% लोग टैक्स देते हैं, सिर्फ 1% लोग टैक्स नहीं देते. मतलब क्या हुआ कि वो 1% लोगों को पालने के लिए 99 लोग टैक्स देते हैं, तो 1% लोगों का गुजारा चल जाता है जी. अमेरिका में 93% लोग टैक्स देते हैं, तो वो कितने लोगों को पाल सकते हैं, 7% को. मेरे इंडिया को देखो जहां आज भी 7% और 6% लोग टैक्स देते हैं और 94% लोगों को पालते हैं. तो जीडीपी के अकॉर्डिंग अमीर कौन हुआ, हम लोग तो सोने के हाथी हैं. जिस दिन हमने टैक्स पे करना स्टार्ट किया ना, तो वी आर फार देन अबव एनी अदर कंट्रीज.
बिल्कुल सर, Thank थैंक you. यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर अजय, आपने इतना इंसाइट्स दिया। आपकी बात से ही हम एक बात उठाएंगे और डॉक्टर जसबीर सिंह जी के पास जाएंगे। जसबीर सिंह जी, आपका जैसे हमें मालूम है कि बैकग्राउंड में आपने 3 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपीरियंस लिया है, जॉब्स करी हैं, कल्चर वहाँ के नोन है यूएस और बाकी कंट्रीज़ के। तो सर वहाँ की एजुकेशन और आज की एजुकेशन, क्योंकि आप भी आज बच्चों को मिलते हैं, गाइड करते हैं, आपने स्किल में भी काम किया है, तो आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी है और वहाँ के सिस्टम के बारे में भी जानकारी है, बिकॉज़ आप वहाँ खुद रहे हैं, आपने वहाँ पे जॉब करी है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि वहाँ का जो कल्चर है, स्टूडेंट अडेप्टेबिलिटी एक तो स्टडी के कंपैरेटिवली जाती है, एक होती है कि जो हम ये देखते हैं हम जहाँ पे वहाँ जाके वर्क करें, जॉब्स करें। आज की डेट में बच्चा ये भी देखता है कि मुझे अब्रॉड की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, शायद वो इंडिया में पढ़ा हो या बाहर पढ़ा हो, पर वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए ग्लोबल माइंडसेट में लेके चलता है। तो सर आपके क्या व्यूज़ हैं और आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि अगर वो इंडिया में पढ़ा या बाहर पढ़ा और जॉब प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके से बच्चे को अपनी दिशा लेनी चाहिए? Thank you, for inviting me for this eminent panel, listening to, the people who are behind the NAP, and they are also now responsible for the implementation of the same. Also very thankful for the V Media for inviting me here. Telling about when people go outside India, when it was like 2 decades back and how they go today, the one key difference which India has now discovered, या हमने जो आइडेंटिफाई कर लिया है, सॉरी हमारी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि NEP के अंदर हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट प्राइमरीली वाज द लैक ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स इन आवर एंटायर एजुकेशन सिस्टम। सो कभी भी हमने कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, हमने अडेप्टेबिलिटी पे ध्यान दिया ही नहीं। वेयर एज जब हम US जाते थे आज से 2 डेकेड्स पहले, अगर हम स्कूल की भी बात करते थे, तो स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता था कि आपके टर्मिनल एग्ज़ाम्स हुए और फिर 6 मंथली एग्ज़ाम्स हुए, हाफ ईयरली जिनको हम इंडिया में बोलते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हुए और फिर आप पास हो गए। दे पिक अप वन सब्जेक्ट एंड दे डिड कंप्लीट द इंटायर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं, एंड देन दे यूज़ वेरियस इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम्स। Okay. Even at the school level, they have various multiple industry immersion programs, जो इंडिया में अभी भी लैक करता है। In 2015, when I came back to India, I realized that this is something मुझे सोसाइटी को वापस देना चाहिए। इस देश से बहुत सीखा, यहाँ से पढ़े, बाहर गए, देश का नाम रोशन किया, बहुत लार्ज मल्टीनेशनल्स को लीड भी करा, अब वापस आए हैं तो कुछ करना चाहिए। सो दैट वाज अ टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग विद द स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट जिसको हम प्राइमरीली बोलते हैं। इट केम आउट विद अ वेरी नोबल आइडिया। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पॉलिसी लॉन्च करी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। उसके अपने कुछ बेनिफिट्स, लर्निंग एक्सरसाइजेज थी जो हमने ली। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो 2 वीक पहले ही उसका जो वर्जन 4 है वो लॉन्च हुआ है। हाउ इज स्किल एजुकेशन कनेक्टेड टू द NEP? जी। ये दोनों चीज़ें एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क को इकट्ठा लाते हैं। दैट यूनिफाइड फ्रेमवर्क NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 10। तो अगर एक बच्चा जो है, अगर आप देखें, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपने पेपर खरीदा, तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है दैट 10th और इक्विवेलेंट, 12th और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। व्हाट डज दैट इक्विवेलेंट मीन? दैट इक्विवेलेंट मीन्स कि आपने अगर कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करा है, उसकी इक्विवेलेंस 10th के साथ है या 12th के साथ है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस एंटायर मिशन इज अबाउट, कि पूरा एजुकेशन सिस्टम विच इज ईदर इट इज टेक्निकल और एकेडमिक, विच इज कपल्ड विद द कॉग्निटिव स्किल्स, वो एक ही फ्रेमवर्क में लाया जाए, विच इज NSQF। एंड जो NEP है, दैट इज वन स्टेप टुवर्ड्स इट। हम आज की डेट में अगर बात करते हैं, जो NEP है, ये हमें 2024 में अगर हम अच्छे तरीके से पूरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हमें वहाँ ले जाएगा? नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक अस देयर। इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। जी। जो हम अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं इंडिया में, वो उस लेवल पे पहुँचने के लिए थोड़ा आगे और जाएगा।
एक बात रही कि इंडिया से बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं. सब बच्चे नहीं जा पाते, कुछ पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं. आई ऑल्सो डबल एज अ करियर कोच. तो आई स्पीक विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. मैं उनसे बात करता हूँ, उनको करियर गाइडेंस के बारे में नॉलेज देता हूँ. बिकॉज बड़ी बार एक जो स्टूडेंट होता है, एक जो बच्चा होता है, वो कंफ्यूज होता है कि मैं अपने दोस्तों की सुनूं, दोस्तों के पेरेंट्स की सुनूं, या अपने पेरेंट्स की सुनूं, या अपने मन की सुनूं. बिल्कुल. तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि मैंने किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, मुझे कौन से कोर्स में जाना है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कह लीजिए, लेट्स से माय सन इज स्टडिंग बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स. बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कहाँ पे जाएगा? देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. अब बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करके वो क्या करने वाला है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है. दैट इज़ वेयर दी ये जो सारा NSQF स्ट्रक्चर है, वो एक उसको क्लब करता है. हम बात करते हैं कि इंडिया से बाहर एक बच्चा जाता है, जैसे सर ने बात करी, पीपल व्हेन दे गो टू IIMs, दे गो टू IITs. अब जो कोई IIM या IIT जाता है, वो हम जैसे जब हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में हम हायर करते हैं लोगों को, हमारे लिए वो एक वो सॉट आफ्टर इंडिविजुअल होता है. वाई? नॉट दैट कि वो IIM या IIT गया था, इसलिए बिकॉज उसको अडेप्टेबिलिटी आती है और वो एक ज़ील दिखाता है एक चीज़ को लर्न करने के लिए. बिकॉज जब एक बच्चा IIT में जाता है, IIM में जाता है, दैट स्टूडेंट सिट्स विद लैक्स एंड लैक्स ऑफ So स्टूडेंट्स. basically it's a culture adaptation जो It's a- IIT और IIM देता है, तभी वो प्रोग्रेसिव कल्चर की वजह से बच्चे आगे अडेप्ट होते हैं करेक्ट. सो कॉर्पोरेट्स में. आज की डेट में लेट्स से अगर मैं इन्फोसिस में किसी को हायर करता हूँ, लेट्स से जी. फॉर एग्जांपल, नोबडी इज गोइंग टू कम टू मी जो कि सबसे पहले सब कुछ सीख के आया होगा. बिकॉज मैं हो सकता है अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करूँ, हो सकता है मैं अलग अलग प्रोफाइल्स यूज़ करूँ, बट अगर एक बच्चा IIT से आ रहा है तो मुझे पता है ये बच्चा मेहनती है, ये बच्चा कुछ भी करेगा, ये अपने काम को करके दिखाएगा. तो मेरे लिए वो एक सॉर्ट आफ्टर हो जाता है. नॉट दैट कि अगले और बच्चे नहीं जाते, फिर हमारे पास अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं. सो हैविंग सेड दैट, आई मीन दिस इज एज हम आज जैसे सुबह बात कर रहे थे, एजुकेशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. बट येस, अगर आप मुझसे पूछें तो इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप. NSQF एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आई से विजन है इंडियन गवर्नमेंट का. इट विल टेक अ फ्यू ईयर्स, वी विल इवेंचुअली रीच देयर. मज़े की बात यह है कि नॉट ओनली जैसे सर ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडिया से बाहर अपने सेटअप कर रहे हैं, अपने ऑफिसेज एंड देयर कैंपसेस एंड व्हाट नॉट. MIT का भी इंस्टीट्यूट, देयर आर लाइक मल्टीपल कैंपसेस आउटसाइड इंडिया. मज़े की बात यह है, नॉट ओनली दैट, देयर आर फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटिंग अप देयर कैंपसेस इन इंडिया. बिल्कुल. सो अभी 2 हफ्ते पहले देयर वाज दिस व्हेन ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर वाज इन इंडिया, गिफ्ट सिटी में there is one very prominent known university which has जी. Deakin, yes. They have said that they will open up their center, their offshore delivery center there, and there is a very prominent Russell Group university which is setting up a center in Chennai. Sure. So not only कि हम वहाँ जा रहे हैं, वो लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. बिल्कुल. So I mean the world is opening up. Yes, I completely agree. हम सोने के हाथी हैं. We have tons and tons of wealth. The only point here is कि हम उसको कैसे यूज़ करें. बिकॉज अगर हमने अपनी आने वाली जनरेशन्स को एडुकेट ठीक तरीके से कर दिया, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट वेल्थ, वो झक मार के आएगी. जी. सो द ओनली पॉइंट इज़ कि हम उनको कैसे करें, NSQF को कैसे हम एक सक्सेस स्टोरी बनाते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ राइट इन द वेरी वेरी गुड जेस्चर. और इससे जो कॉरपोरेट्स हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है. राइट. सो दिस इज़ माई 2 cents, जो मैं बहुत ही ब्रीफ में बता सकता हूँ. बिल्कुल. थैंक यू जसबीर जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स. इसी से हम एक क्वेश्चन रेज करना चाहेंगे डॉक्टर दिया से. दिया जी, जैसे अभी जसबीर जी ने बताया कि हमारे कुछ कैंपसेस बाहर होते हैं, मतलब भारत से, और कुछ अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे अभी डीकन यूनिवर्सिटी का हम बात कर रहे थे या रसल ग्रुप की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस इंडिया में खुल रहे हैं और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने इंडिया में कैंपसेस खोलेंगे. लेकिन इसके साथ साथ में मैम ये जानना चाहूँगी, इससे पहले भी
ये तो अभी वो अपने कैंपसेस लेके आ रहे हैं, इससे पहले भी हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर बात करूँ तो नॉर्मली प्रोग्रेसिव प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कुछ पार्शियल कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स भी देती हैं टू गिव द ग्लोबल एजुकेशन का एक एज अपने बच्चों के लिए कि 2 साल इंडिया में पढ़िए, 1 साल बाहर पढ़िए, या कुछ अलग फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज का भी उनमें कुछ एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप रहता है। तो मैम आप इसके ऊपर थोड़ा सा व्यू बताइए। अभी इवन G20 भी निकला है, जैसे हो रहा है इस साल, तो उसके अंडर हम ग्लोबलाइजेशन को या इंटरनेशनलाइजेशन को सेक्टर में कहाँ किस लेवल तक ग्रोथ में लेके जा सकते हैं, और क्या वो एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया और अब्रॉड हर तरीके से एक्सेप्टेड है? I would like to say this, that what I've seen, my perspective is that few of the private universities in India have played a very important role in democratizing the internationalization of higher education. By this I mean that few decades ago, internationalization actually meant, leaving, your country, traveling, mobility. I myself, went abroad, studied abroad, lived abroad. But that was after actually spending a significant time in India getting, my master's degree. I went after that. But now the thinking is changed because everybody is not able to afford an education abroad. So some of the universities, they are taking measures to provide an international quality education at their home campuses. How are they doing it? They're internationalizing their curriculum, they're attracting, foreign faculty, they are bringing in foreign students so that, the students here can get that international, immersion experience. So I think some of the universities have played a, very important role. For example, Amity, Symbiosis, Jindal Global, they played amazingly important role in democratizing the internationalization process. In terms of, there are also, the national education policy allows for twinning programs, dual degree programs that also will help, student mobility, student exchange to a greater degree. And again, it'll reduce the cost of education. Sure. A little bit. So I believe it will be like a quality, more quality in education, in affordability. Yes. And I believe even corporate opportunity will also be more for our students within India and abroad. So since we are really, on short of time, तो बस एक लाइन का मैसेज मैं सबको बोलूँगी कि आप अगर हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं, जस्ट वन लाइनर क्विकली, एंड फिर ये सेशन को हम क्लोज करेंगे, स्टार्टिंग विद अजय जी, क्विकली. थैंक यू मैम. जागरूक बनो. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी या वहाँ जाएंगे. आप एक छोटे से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो ना, जो सबसे गवर्निंग बॉडी सबसे ऊपर AIU होती है, फिर UGC होती है, फिर आपके बाकी गवर्निंग बॉडीज़ आती हैं. बट जागरूक का मतलब ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपको अपने यहाँ लेगी वो कभी भी अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करे बिना नहीं लेगी. आपको वो कोर्स मैपिंग करना है, उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं है. कोई हैवी इन्वेस्टमेंट मत खर्च करो. बस ये देखो कि आपका बच्चा किस फॉरेन कंट्री में, उसकी 10 ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, उनका करिकुलम उठा के जिस यूनिवर्सिटी से आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको मैपिंग करो. और अगर वो 70% होता होगा तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स और थर्ड ईयर ऑनवर्ड वो बच्चा अपने आप वहाँ चला जाएगा. रही बात जो भी पॉलिसी बनेगी आगे और बनेगी 24 के बाद, बहुत सारी आएंगी. शर्त ये है कि क्या हर आदमी पॉलिसी को मानता है. बाई डायरेक्शनल होना चाहिए. जो चीज़ें हम बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट होती हैं, बट जब हम कुछ चीज़ें बनाते हैं क्या सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो सिर्फ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, भगवान ने जीवन 84 लाख यूनियों के बाद दिया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से लेके जाओ. और रही बात अमेरिका, जो G20 का हमारे ऑनरेबल PM साहब का जो मोटिव है कि पूरा एक ही घर है, तो उस तरीके से जागरूक बन के कम पैसा खर्च करके वो जो पैसा आप ज़्यादा इकट्ठा देना चाहते हैं उसी के डेवलपमेंट में लगाओ. और एक जो वर्ड है एथिक्स, वैल्यूज़ एंड संस्कार,
वो अपने बच्चों में आप ज़रूर दो। अगर वो नहीं है, कितनी भी डिग्री आप पढ़ा लो, एक दिन वो ज़रूर आएगा और उसको बाप बनने का तब पता लगेगा जब वो 60 साल का होगा। सो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Message from Dr. Bhalla. मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत ही बढ़िया आई है। इसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना चाहिए ताकि सारा इंडिया पढ़े, मजबूत बने, सारे बच्चे आगे आगे बढ़े और वैसे ही नेशन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। Dr. Diya, a crisp message from your side. So use education as a effective tool of foreign diplomacy. I would hope that the Indian government, is successful in doing that. Thank you. Sure. Just बीच एक message छोटा सा. So my message to everybody here, the audience would be कि आप कुछ भी करें, ये नहीं सोचें कि आपने इंडिया में पढ़ना है या इंडिया से बाहर पढ़ना है. Whenever you are studying anything, keep in mind आप किस करियर में जाना चाहते हैं. Follow your passion. Imagine अगर सचिन तेंदुलकर गिटार बजा रहा होता तो क्या होता, या लता मंगेशकर अगर क्रिकेट खेल रहे होती तो कैसी लगती. दे फॉलोड देयर पैशन. सो अपने बच्चे को इनकरेज करिए अपना पैशन फॉलो करने के लिए. उसको बोलिए एजुकेशन के बिना कोई भी बच्चा कहीं नहीं जा सकता. दैट इज़ वन पिलर जो उसको ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए है. इंडिया में पढ़े बाहर पढ़े वो इम्पेरेटिव है. अपने आप बच्चा अपना रास्ता खुद चुन लेगा. उसको बोलो अपना पैशन फॉलो करे और अपने करियर को लेके सीरियस रहे फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स. एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हेयर वुड बी सपोर्ट योर चिल्ड्रन. Do not criticize them. Let them follow their heart. अगर वो आपका ड्रीम नहीं जी रहे हैं तो कोई बात नहीं. Let them live their own dreams. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू जसबीर जी. मैं बिल्कुल आपके मैसेज के साथ सहमत हूँ. एक लाइन और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी. अपने बच्चों को एक्सपोजर दीजिए. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आज की डेट में स्कूल लेवल पे भी बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स, कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. उनको थोड़ा सा बच्चों के साथ एंगेज करिए ताकि वो अपने अंदर के जो एक इंटरेस्ट है, एक पैशन है, एक स्किल है, उसको जान सके, उसको इम्प्रूव कर सके और उसको आगे लेके अपना करियर बना सके. एक चॉइस के साथ अपना करियर जो है वो डिज़ाइन करा जाए इंस्टेड ऑफ एक बाय चांस वाले करियर में बच्चा जाए. तो इस चीज़ को लेके चलने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और उनको साथ में बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा. सेकंड, जस्ट लास्ट लाइनर, ग्लोबल एजुकेशन, एब्रॉड एजुकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन आज की डेट में इंडियन एजुकेशन जैसे जो आज हम पैनल से समझ पा रहे हैं कि हम बिल्कुल उसको मैप कर रहे हैं. रैदर अगर बोलूँ तो शायद उससे ज़्यादा क्वालिटी में हम एजुकेशन में एज अ करिकुलम डिलीवर करते हैं जो एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम होते हैं. सो लेट्स इवन बी फोकस्ड ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ दें. अपनी चीज़ को हम खुद वैल्यू करें. बाहर की तो अच्छी है ही है, लेकिन हम भी अच्छे हैं, इस चीज़ को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करें. इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शुक्रिया करूंगी मेरे पैनलिस्ट का और वी मीडिया और भलिंदर जी का फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई बिलीव इस डिस्कशन से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी. थैंक यू सो मच.